स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं 2023 का एंड आ चुका है और आज आखिरी दिन है 2023 साल का। और हमेशा हर साल के आखिरी दिन में मेरी कोशिश होती है कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, भारत की इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जो पिछला साल रहा है, ये जो पूरा साल रहा है, वो किस तरह का घटा और आगे आने वाला साल भारतीय अर्थव्यवस्था के तौर पर कैसा हो सकता है, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि काफी कुछ हुआ है 2023 में जिसके बारे में आपका जानना जरूरी है। जीडीपी से लेकर हर एक जो चीज है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेकर एक जनरल पब्लिक के लिए जान सकती है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय हमारा न्यू ईयर सेल चल रहा है, जिसके तहत अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर, जैसे हमारा यूपीएससी फाउंडेशन हो गया, इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ तैयारी कराया जाता है। उसी प्रकार से हमारा SIP प्लस, जिसमें 2024 का जो प्रीलिम्स है उसको क्रैक करना है, तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको लेना है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है और वहां पर यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर जो हमारे ऑप्शनल के बैचेस हैं वो भी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहां पर देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर 2023 का अगर हम साल देखें, जो भारत के पर्सपेक्टिव से अर्थव्यवस्था रही है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स घटे हैं। जैसे कि अगर हम दलाल स्ट्रीट की बात करें, मतलब जो स्टॉक मार्केट है वो रिकॉर्ड रन पर रहा है, मतलब लगातार तेजी देखने को मिली है। और स्पेशली ये अगर आप दिसंबर वाला महीना देखोगे, इसमें तो रिकॉर्ड ग्रोथ देखने को मिली है स्टॉक मार्केट में। फिर इसके साथ साथ IPO बूम हो गया, मतलब जो कंपनीज हैं जो अपने आप को लिस्ट कर रही हैं स्टॉक मार्केट में, जो IPOs निकल कर आ रहे हैं, इसकी वजह से भी यहां पर काफी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। देखो क्या होता है ना, कि जब भी स्टॉक मार्केट वगैरह में अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है कि जो कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर कर रही हैं। अगर उसमें बढ़ोतरी हो रही है, मतलब जो कंपनीज का मुनाफा है, उनका जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, और इसीलिए कहीं ना कहीं उसका एक रिफ्लेक्शन दिखाता है स्टॉक मार्केट। फिर इसके साथ साथ जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उसने ग्लोबल स्टेज पर भी अपने आप को दिखाया कि हम कितना तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि इस साल अगर आपने देखा हो तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है पूरे दुनिया के अंदर। इसके अलावा एक बैंक है, आपको पता होगा भारत में, दैट इज HDFC बैंक। ये पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे तो 4th लार्जेस्ट बैंक बना है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। फिर इसके साथ साथ भारत में क्रेडिट ग्रोथ काफी तेज हुआ है, जो क्रेडिट कार्ड से लोग स्पेंडिंग करते हैं उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी मिली है। इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो उतार चढ़ाव का समय रहा है, वो मैं आपसे आगे और डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पर जो टोमेटोज वगैरह के प्राइसेस हैं वो काफी बढ़ गए थे। फिर इसके साथ साथ आपको पता ही है, जो डिजिटल पेमेंट है वो तो इतने तेजी से ग्रो कर रहा है, शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। इसके अलावा अगर हम RBI के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उन्होंने 2000 रुपए का जो नोट है उसका सर्कुलेशन रोक दिया है। ये आपको पता ही होगा कि उसका अनाउंसमेंट किया गया था RBI के द्वारा कि वो जिस तरह से सर्कुलेट हो रहा है, अब उसका यूज रोक दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं यहां पर जो रीजन दिया जा रहा था वो यही था कि जस्ट डिमोनेटाइजेशन के बाद मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए 2000 रुपए का नोट जो है वो लाया गया था। फिर इसके साथ साथ जो एक बड़ी घटना घटी थी भारत के पर्सपेक्टिव से, वो है हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप को लेकर। और जिस प्रकार से अडानी ग्रुप का फॉल हुआ था, शायद कई लोग ऐसा सोच रहे थे कि यहां पर अडानी जो ग्रुप है वो शायद कभी उठ नहीं सकता, लेकिन जिस तरह से फॉल हुआ उतने ही तेजी से वापस से ग्रोथ हुआ है वापस से। स्पेशली पिछले 3-4 महीने में आप देखोगे तो अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं, जो शेयर्स के प्राइसेस हैं, वो अच्छे खासे बढ़ चुके हैं। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझना है, जब हम 2023 की बात कर रहे हैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, तो आपको जानना चाहिए कि 2023 के स्टार्टिंग में, मतलब कि जब 2022 का एंड हो रहा था और 2023 की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय पिक्चर काफी डिफिकल्ट था। मतलब पूरे दुनिया पर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा रिसेशन का खतरा। स्पेशली आपको याद होगा रघुराम राजन जी, काफी नामी जो इकोनॉमिस्ट हैं पूरे दुनिया में, उनका एक बयान आया था कि अगर भारत की जो GDP है अगर वो 5% भी अचीव हो जाती है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जो डर था उस समय, क्योंकि रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था, 2022 में जो शुरुआत हुई थी वो 2023 में भी वो कंटिन्यू हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे जो देश हैं वो रिसेशन में जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह का सोचा गया था, जो खतरा बताया जा रहा था, उससे कहीं बेहतर सिर्फ भारत नहीं पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था ने बेटर किया है। और इसीलिए
कई ऐसे इकोनॉमीज थे जो सोच रहे थे कि उनका डाउनफॉल हो रहा है, वो रिसेशन में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहां पर भारत ने भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया है पूरे अगर हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से बात करें। इनफैक्ट यहां पर बताया जा रहा था कि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुआ है, और आप सोच के देखिए, एक तरफ रशिया यूक्रेन का वॉर कंटिन्यू चल ही रहा था और साथ ही साथ मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कब एंड होगा नहीं पता। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में आपने देखा कैसे अचानक से यहां पर जो इजराइल और गाजा का वॉर है वो स्टार्ट हो गया। तो इन सारे चीजों के बीच में भी अगर अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है तो वो एक बेटर सिनेरियो प्रेजेंट करता है। इसके साथ स्टॉक मार्केट्स के साथ साथ यहां पर आपने देखा होगा एक और जो अच्छी चीज हुई है भारत के पर्सपेक्टिव से, वो है जीएसटी कलेक्शन। जो मंथली जीएसटी कलेक्शन है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, और पहले अगर आपको याद हो 1 लाख करोड़ रुपए अचीव करना भी मुश्किल हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि क्या जो जीएसटी सरकार लेकर आई है वो फेल होने वाला है। लेकिन आज के डेट में सिचुएशन ये है कि हर महीने 1.6 लाख करोड़ तो आ ही रहा है। मतलब जीएसटी जो कलेक्शन है सरकार के पास वो कम से कम 1.6 लाख करोड़ आ रहा है। और जीडीपी के पर्सपेक्टिव से बात करें, देखो जहां तक बात है कि जो सोचा जा रहा था कि 6% 6.5% रहेगा, वो इस समय 7.7% अप्रैल से सितंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। खैर, यहां पर आपको समझने की जरूरत है, जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं और स्पेशली भारत की अर्थव्यवस्था की, तो उसमें 3 चीजों को आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। और वो 3 चीज क्या है? एक तो है जीडीपी ग्रोथ कैसी चल रही है, दूसरा है प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, और तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। ये सबसे बड़े 3 मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। जब भी अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो इन 3 चीजों को हमेशा देखना चाहिए। अगर हम सबसे पहले बात करें इन्फ्लेशन की, देखो इन्फ्लेशन क्या है कि मतलब उतार चढ़ाव का समय रहा है पूरा इन्फ्लेशन का। जो आरबीआई का कंफर्ट जोन था ना 2% से 6%, उस जोन में भी रहा है और 6% के ऊपर भी रहा है। तो वो हम देखेंगे क्या है आगे इन्फ्लेशन के बारे में, क्योंकि इसका एक नेगेटिव साइड भी है। फिर दूसरा यहां पर एक और चीज है कि अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो फेडरल रिजर्व है अमेरिका की, वो इंटरेस्ट रेट को घटाने वाली है, क्योंकि अब जो हम सोच रहे थे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, अब कहीं ना कहीं वो पीक आ चुका है और वहां से हो सकता है कि अब इन्फ्लेशन नीचे की तरफ जाए। और इसीलिए जो इंटरेस्ट रेट एकदम हाई पर है इस समय, आपको बताइएगा होम लोन, कार लोन, कुछ भी आप लीजिए, इसमें काफी ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा है, लेकिन वहां से अब इंटरेस्ट रेट नीचे ही जाएगा 2024 में। और एक चीज डेफिनेटली आपको याद रखना है कि ये प्राइस स्टेबिलिटी 2023 में कब मेंटेन रही है, जब बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस था। चाहे चाइना यूएस की बात करिए, रशिया यूक्रेन की बात करिए, तो जब भी कहीं वॉर वगैरह होता है ना, ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं होता, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता। तो उस माहौल के बीच में भी अगर प्राइस स्टेबिलिटी रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां पर अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ की, देखिए जीडीपी का क्या था, अगर आपने देखा होगा अभी जो लास्ट सेकेंड क्वार्टर का Q2 का जो जीडीपी अनुमान आया है, उसमें ज्यादातर इकोनॉमिस्ट, इनफैक्ट आरबीआई खुद ये बात कह रही थी कि 6.5% रहेगा, लेकिन आपने देखा ये 7.7% चला गया। तो मतलब जीडीपी के पर्सपेक्टिव से भी एक अच्छी खबर है भारत के लिए। और जहां तक अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का सवाल है, देखो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक रियल टाइम जो डेटा होता है ना, वो मौजूद नहीं है। लेकिन स्टिल अगर हम बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो डेटा निकाला जाता है, ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है उसमें गिरावट आई है, और साथ ही साथ वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वर्क फोर्स में काफी अच्छा खासा बढ़ा है। खैर, ये जो डेटा मैंने आपको बताया, ये जो चीज मैंने आपको बताई, 3 मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसमें भारत का जो परफॉर्मेंस रहा है उसको 2 तरीके से देख सकते हो। एक तरीका ये है, एक अच्छा तरीका ये है कि अगर हम बात करें पूरे दुनिया के पर्सपेक्टिव से, तो भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप कंपेयर करोगे भारत को इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में पूरे दुनिया बाकी देशों से, तो भारत का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन आपको समझना है कि भारत को सिर्फ पूरे दुनिया से नहीं, यहां पर खुद भी और तेजी से ग्रो करना है, ये हमें समझने की जरूरत है। हाँ, ये एक अच्छी बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर कंपेयर टू अदर कंट्रीज भारत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस जैसे चाइना का रहा, पिछले 3 दशक में आप सोचिए चाइना ने कितने तेजी से ग्रो किया है। तो चाइना ने ये तो नहीं कहा कि दुनिया गिर रही है, दुनिया की जीडीपी गिर रही है तो चाइना भी तेजी से नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। चाइना ने लगातार 30 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इसीलिए आज चाइना बन पाया है। तो भारत को भी अगर वो विजन रखना है, तो भले ही पूरे दुनिया में किस तरह का भी सिचुएशन हो रहा हो, हमें यहां पर भारत के पर्सपेक्टिव से अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। जस्ट फॉर अ कंपैरिजन मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर आप प्री कोविड देखोगे 2017-18 से लेकर 2019-20
का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें चाइना का ग्रोथ कितना रहा था? 6.5%। और अगर हम भारत से कंपेयर करें तो भारत का ग्रोथ सिर्फ 5.7% रहा था। वहीं अगर हम बात करें पोस्ट कोविड की, उसमें भी चाइना आगे है। पोस्ट कोविड में 2020-21 से 2022-23 के बीच में जो ग्रोथ रेट है वो चाइना का 4.6% और भारत का कितना? 3.5%। मतलब भले ही आज के डेट में, मतलब ऑल्दो अगर आप देखोगे चाइना के पर्सपेक्टिव से, तो भारत ने 2023 में जाकर चाइना को ग्रोथ के मामले में पीछे छोड़ा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें जीडीपी पर कैपिटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जो मायने रखता है, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, लेकिन उससे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? जीडीपी पर कैपिटा। और जीडीपी पर कैपिटा के मामले में आप देखिए हम कितना पीछे हैं यहां पर। तो वो अचीव करने में अभी कितना समय लगेगा, अभी उसका अंदाजा लगाना बहुत डिफिकल्ट है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर अभी प्रेजेंट में आप कंपेयर करोगे 2023 का डेटा बाकी कंट्रीज के मुकाबले, भले ही हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें और ज्यादा आगे जाना है। ये चीज आपको याद रखना है। फिर इसके साथ साथ इन्फ्लेशन की मैं आपसे चर्चा कर रहा था। अब इन्फ्लेशन में आपको पता ही है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आरबीआई के गवर्नर है, उसको हेड करते हैं, उनका एम क्या है एमपीसी का, कि 4% से 6% के बीच में ही रहना चाहिए। तो यहां पर अगर आप ये डेटा देखोगे 2023 का, तो यहां पर क्या था कि एक समय आ गया था 2023 में कि ये ऊपर चला गया था अच्छा खासा, फिर यहां पर नीचे आ गया। लेकिन आपको समझना है, अगर हम ये काफी समय से ये ऊपर ही रहा है, 6% के ऊपर आप देखोगे पिछले 3-4 वर्षों में ये काफी ज्यादा ऊपर रहा है इन्फ्लेशन का डेटा अगर आप देखोगे। और इनफैक्ट 4% के नीचे अगर हम बात करें तो 2019 का ही ऐसा समय था जब इन्फ्लेशन 4% के नीचे गया था। उसके बाद ये हमेशा उसके ऊपर ही आपको जाते देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन के मामले में बहुत, हाँ अगेन मैं यही कहूंगा कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज भारत ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट को रेट को भी लेकर देखो, प्रॉब्लम क्या है कि सरकार रियल डेटा भी नहीं निकाल पाई है। सरकार कहती तो हमने बहुत सारे गरीबों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, लेकिन एग्जैक्ट डेटा उसका क्या है वो किसी को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो सरकार को इसकी तरफ प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए। खैर, ये तो हमने बात कर लिया 2023 का। आगे क्या होगा देखो 2024 में, ये काफी हद तक डिपेंड करेगा अगेन पॉलिटिक्स के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि सरकार किस तरह है, सरकार की पॉलिसीज क्या आ रही हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगले साल जो है वो आपका चुनाव होने वाला है। प्रॉब्लम क्या, मतलब चुनाव होता ही है 5 साल में तो होगा ही, लेकिन क्या होता है कि जिस तरह का बजट हर साल आता है वो बजट इस साल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बजट आएगा 1 फरवरी को वो होगा आपका वोट ऑन अकाउंट। और वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि सरकार, नए सरकार बनने तक जस्ट जो पब्लिक स्पेंडिंग है उसकी जरूरतों को पूरा करे। मतलब जो डे टू डे वर्क होता है, छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, सैलरी पे करना है, वो सारी चीजें ठीक से चल सकें जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, उसके लिए ये वोट ऑन अकाउंट होता है। तो वोट ऑन अकाउंट जो है ये सरकार लाने वाली है 1 फरवरी को। तो मेजर कोई ऐसा अनाउंसमेंट होगा ये अंदेशा कम है। ऑल्दो अगर आप देखोगे 2019 वाला जो चुनाव हुआ था, उस साल जो बजट आया था उसमें भले ही वो भी वोट ऑन अकाउंट था, लेकिन उसमें सरकार ने काफी बड़े चेंजेस किए थे, जैसे इनकम टैक्स स्लैब में चेंज किया। उसके अलावा पीएम किसान स्कीम सरकार लेकर आई थी, आपको याद हो, किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो वो सारी चीजें किया था, लेकिन इस बार शायद ऐसा लगता नहीं कुछ बड़ा कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है। लेकिन जो फुल बजट होगा उसके बाद जब नई सरकार बनेगी और जुलाई में फुल बजट आएगा, ठीक है, तो उस समय देखना होगा कि सरकार पॉलिसी में क्या चेंजेस लेकर आती हैं। और निर्मला सीतारमण जी ने भी यही कहा है कि अगर आपको पॉलिसी में कुछ बड़ा चेंजेस वगैरह देखना है तो वो आपको जुलाई वाले बजट में देखना चाहिए, ना कि फरवरी वाले बजट में। इसके साथ साथ 2024 में एक और चीज ये बताया जा रहा है कि काफी सारे लोगों की निगाहें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर होगी। देखो एक चीज आपको समझना है कि सरकार भले कितना इन्वेस्टमेंट करे, सरकार कितना भी खर्च कर दे, अल्टीमेटली भारत की जीडीपी या फिर किसी भी इकोनॉमी की जीडीपी सिर्फ सरकार से नहीं चलती। यहां पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत मैटर करता है। और भारत में इस समय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो संख्या है ना, जो डेटा है, वो कोई बहुत मजबूत नहीं है। तो यहां पर सरकार को प्रयास करना चाहिए कि 2024 में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और बढ़े और साथ ही साथ सरकार अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको भी बढ़ाए। इसके अलावा अगर हम बात करें 2024 में यहां पर क्या क्या चीजों पर निगाहें होंगी, देखो एक तो होगा ऑब्वियस सी बात है जीडीपी वाला डेटा। यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनफैक्ट जो अनुमान लगाया था, फिर किसी भी बाकी इंस्टीट्यूशन से जो अनुमान लगाया था कि 2023-24 में भारत की जीडीपी 6.56% रहने वाली है, उसको बढ़ा दिया है। हर किसी ने उसको बढ़ाया और 7% बढ़ाया। तो वो देखना होगा 2024 में क्या वो एक्चुअल में अचीव हो पाता है कि नहीं हो पाता है। फिर इसके साथ साथ कई सारे जो सेक्टर्स हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर, रियल इस्टेट सर्विसेज वाला जो सेक्टर हो गया, उसमें मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। इनफैक्ट होटल, ट्रांसपोर्ट,
ट्रेड, ये जितने भी अगर आप देखोगे सर्विस वाले सेक्टर, उसमें भी क्या हुआ है कि वो प्री कोविड लेवल से ऊपर चला गया। लेकिन अब हमें प्री कोविड को छोड़कर, मतलब जिस तरह का कोविड का सिचुएशन रहा था, प्रॉब्लमैटिक रहा था, अब हमें उसको भुलाकर एक तेजी से ग्रोथ की दिशा में बढ़ने की कोशिश करना है। तो वो 2024 में देखना होगा कि क्या वो अचीव हो पाता है कि नहीं। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी चीज समझना है कि भले ही भारत का अंदरूनी चीजें भले ही थोड़ा सा स्ट्रांग हो, लेकिन अगर मान लो कोई ट्रबल आता है दुनिया में कहीं और, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इजराइल गाजा वॉर का क्या होगा आगे, तो अगर कहीं पर कोई इश्यू आता है तो उसका इंपैक्ट भारत के ऊपर हो सकता है। तो भारत को उसके लिए रेडी हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी आप रिसेंट देख रहे होगे, अभी क्या हो रहा है, रेड सी में बहुत सारे अटैक हो रहे हैं। जो शिप्स वगैरह हैं, जैसे मान लो भारत अगर कोई भी सामान भेजता है, एक्सपोर्ट करता है यूरोप, तो वो रेड सी के माध्यम से होकर जाता है। लेकिन जिस तरह से यहां पर अटैक हो रहे हैं यमन में हौतीस के द्वारा, उसको लेकर चिंताएं हैं। तो वो भी देखना होगा 2024 में वो कैसे प्ले आउट होती हैं, क्या होता है, क्या वो थमता है कि नहीं थमता है, क्या यहां पर एक और नया वॉर फ्रंट स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सारी चीजें देखने वाली होंगी। और फाइनली ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शंस में रिजल्ट किस तरह का आएगा, क्या कोई दूसरी सरकार आएगी या फिर जो अभी एनडीए की सरकार है बीजेपी, उसको कंटिन्यू करेगी। आपकी इन सब पर क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन आपको एक और चीज मैं बता दूं, इलेक्शन सिर्फ भारत में नहीं होने वाला है, दुनिया के करीब 40 देशों के अंदर इलेक्शंस होने हैं 2024 में। और ये 40 देश ऐसे हैं जो कि पूरे दुनिया के 41% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो यूएस का इलेक्शन, वहां पर क्या होगा, बाइडेन जाएंगे या फिर वो खुद वापस से चुनकर आएंगे, क्या होने वाला है वो देखना होगा। पाकिस्तान में भी चुनाव है। तो बहुत सारी चीजें भारत के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेंगी। तो वो समय बताएगा क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से एक इंसाइट आपको मिला होगा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द नेम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज वीसैट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। बेसिकली क्या है कि बैंकों के बीच में, मैं कस्टमर और बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, जो बैंक्स हैं उनके आपस में ही जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो आपका कम्युनिकेशन यूज किया जाता है, वो आरबीआई बेसिकली किस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करती है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी बैच लेना हो, न्यू ईयर सेल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू सो मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।